हेलो एवरीवन। मेरा नाम है करण और जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो मैं हूं एयू इन ईडी। आई गॉट दिस पोस्ट फ्रॉम सीजीएल 19 विद ऑल इंडिया रैंक 301। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू दिस वीडियो। अब क्या है कि जो लास्ट वीडियो आया था, द लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो, वो सेक्शन 1 के लिए आया था। सेक्शन 1 ऑफ सीजीएल मेंस के लिए। ठीक है, उसमें मैंने मैथ्स और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बताई थी कि हाउ टू डील विथ मैथ्स एंड रीजनिंग इन सेक्शन 1 ऑफ सीजीएल मेंस। ठीक है, उस वीडियो पे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और दैट्स वाई मैं इस वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने इस वाले वीडियो में आपको बोला था कि मैं एक इंग्लिश के ऊपर मतलब होलिस्टिक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें न सिर्फ सीजीएल मेंस के लिए होगा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, बट आपको सीपीओ के लिए भी होगा, सीपीओ मेंस के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए भी होगा और एसएससी जितने भी एग्जाम्स कराती है जैसे कि जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल एंड जैसे कि मतलब और भी ईटीसी, इनके लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल होने वाला है। मतलब ये एक पूरा होलिस्टिक वीडियो होगा जिसमें इंग्लिश की प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी कि भाई इंग्लिश को कैसे टैकल करें। ये वीडियो न सिर्फ बिगिनर के लिए है बट एडवांस वाले बच्चे जितने भी हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर किसी पर्सन स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। ठीक, इसके बाद मैं ये वीडियो सिर्फ एसएससी नहीं न होके बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मूविंग ऑन टू दिस वीडियो विद द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज रैग्स टू रिचेस। ये नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो नाम है ये मेरे मतलब जर्नी को डिपिक्ट करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि माय इंग्लिश वाज वेरी पुअर ड्यूरिंग माय स्कूल डेज। ठीक है, स्कूल डेज जब था मेरा तब मेरी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा पुअर थी और अभी भी मैं इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहा हूँ। इट्स नॉट येट केम टू रिचेस। इट इज मतलब गुड, इट इज गुड, नो डाउट, डिसेंट, बट ये बहुत ही अच्छी अभी भी नहीं है। ठीक है, सो पहला वर्ड क्या लिखा है मैंने, द नॉट सो इंग्लिश मीडियम। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बता रखा है कि मैं बोकारो से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, बोकारो झारखंड से बिलोंग करता हूँ। बोकारो में मैं एक बहुत ही छोटे से स्कूल से पढ़ाई की मैंने, जिसका मतलब नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट वो जो स्कूल था वो बस एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, नो डाउट इंग्लिश मीडियम था वो, but it was just for namesake at that point of time. Right now, it is doing wonders, but during that time when I was studying there, it was just इंग्लिश मीडियम फॉर नेम से, मतलब वो हिंदी मीडियम से भी मतलब बिल्कुल ही गिरा हुआ था उसका मतलब इंग्लिश वहां के मतलब लोगों का। तो मैं ये मानता हूँ कि स्कूलिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके इंग्लिश को सही या मतलब गंदा तो नहीं कहेंगे, मतलब सही कह लो या फिर मतलब सब मिनिमल करने के लिए। ठीक, तो मेरा जो स्कूलिंग था वो काफी मतलब सब मिनिमल हुआ इंग्लिश के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि हेजिटेटिंग ब्रांड। इसका क्या मतलब है कि मेरा स्कूल तो था ही मतलब ऐसा इंग्लिश मीडियम नाम का, बट आई वॉज ऑल्सो अ वेरी हेजिटेटिंग ब्रांड फॉर व्हेन इट केम टू इंग्लिश। इसका क्या मतलब है कि यार इंग्लिश ना मतलब इट नेवर केम टू मी नेचुरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो मैं काफी ज्यादा हेजिटेट करता था सीखने से, बोलने से या फिर मतलब उसको प्रैक्टिस करने से। तो दैट वाज अ नेगेटिव पॉइंट, है ना। तो मैं एक छोटा सा एनेक्डोट आपके साथ शेयर करता हूँ कि व्हेन आई वाज इन स्कूल इन क्लास 12th, है ना, तो उस टाइम पे मेरे से ये बोला गया कि यार दिस इज अ चैप्टर। मेरे टीचर ने बोला मान लो कि चैप्टर 1 है, प्लीज आप खड़े हो जाओ और 10 मिनट तक इस पे कुछ ना कुछ मतलब इस चैप्टर का समरी बोलो। ठीक, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ और मतलब आई वॉज लिटरली ब्लैंक।
मतलब I knew that chapter, I knew what is there in that chapter, but my mind was completely blank as I have to speak in English about that chapter. So this was the level of my hesitation and this was the level of my English at that point of time. ठीक है. So अब क्या होता है कि 2014 में मैं क्लास 12th मतलब खत्म करता हूँ अपना. उसके बाद मैं कॉलेज में जाता हूँ. ठीक है. कॉलेज में जाते ही मुझे मतलब काफी ज्यादा मतलब चेंजेस दिखते हैं कि मेरे कॉलेज में काफी मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे होते हैं. बोकारो क्योंकि बहुत छोटा शहर है वहां पे मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन था नहीं. बट व्हेन आई वेंट टू माय कॉलेज दैट वाज इन भोपाल, इट वाज लाइक एवरीवन वाज स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश ओवर देयर. ठीक है. तो यहाँ पे ना एक वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग रहा था. तो मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, लेट्स डील विद इट. तो उससे पहले मैंने ये सोचा कि मैं मतलब ग्रेजुएशन तो हो जाएगा, तो ग्रेजुएशन के बाद मैं क्या करूंगा. मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव नेवर थॉट ऑफ एसएससी. तो मैंने सोचा था कि मैं कैट में अपेयर हूंगा, कैट 17 में, क्योंकि मैं 2018 में ग्रेजुएट हो गया. मतलब इसलिए मैंने कैट 17 में सोचा था अपेयर होने. और इस कैट 17 में अपियर होने के लिए मैंने कोचिंग ली थी ट्रायम्फेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन से, टाइम जिसका शॉर्ट फॉर्म है, भोपाल में. और यहाँ मैं टेस्ट सीरीज देना चालू कर दिया. ठीक है. मैंने टाइम में कोचिंग ली, मैंने टेस्ट सीरीज देना चालू कर दिया. ठीक. जैसे ही मैंने टेस्ट सीरीज दिए तो मुझे लेवल ऑफ इंग्लिश का पता चला मुझे कि अप्रॉक्स मान लो कि 100 मार्क्स के जो टेस्ट होते थे ना इंग्लिश के, कैट में आता है इंग्लिश एज यू ऑल नो, तो मेरे कभी 15, कभी 10. एक बार तो मैंने मतलब आई जस्ट क्रॉस द लिमिट. इट वॉज जस्ट 3 मार्क्स आउट ऑफ दैट फुल मार्क्स 100 था, अभी पता नहीं कितना हो गया, चेंज हो गया. तो दिस वॉज द लेवल. ठीक है. तो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम when I got this 3 marks and I think it was 18 percentile, I decided yaar, no, this is how I will not be able to get any job, be it SSC, be it CAT, be it placements. ठीक है. तो इंग्लिश तो भाई सुधारनी होगी. ठीक है. तो उसके बाद मैंने मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. तो मेरा नेक्स्ट स्टेप था ये बुक. दिस बुक इज पॉपुलरली नोन एज, मतलब काफी पॉपुलर बुक है, वर्ड पावर मेड इजी. ठीक है. वर्ड पावर मेड इजी. ये जो बुक है एक मोटी सी बुक है बट बहुत ही बेनिफिशियल बुक है. ठीक है. बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल बुक है, मेरे लिए तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल थी. इस बुक की एक खासियत है कि इसमें ना सेशंस की है, मतलब जैसे सेशन 1, सेशन 2 ऐसे करके सेशंस की है, चैप्टर्स की है. तो ये बुक मुझे इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं सारे सेशंस ना एक हफ्ते में निपटा दूं. बट मुझे पता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यार ये ना बेनिफिशियल नहीं होगा. तो मैंने क्या किया कि सेशन 1 उठाया, उसको पढ़ा. ठीक है. सेशन 1 में मान लो कि लायर्स के ऊपर था, आई थिंक as far as I remember it was on liars. How many types of liars are there, like congenital liar, जो मतलब बचपन से झूठ बोल रहे हैं, ऐसे types of liars. इसको मैंने पढ़ा. उसके बाद मैंने इसको इसके नोट्स बनाए, प्रॉपर नोट्स बनाए. मतलब यू वुड नॉट मतलब बिलीव कि मैंने इस पूरे बुक के नोट्स बनाए थे. नोट्स बनाए, उस नोट्स को रिवाइज किया एंड दैट टू फॉर 2 टाइम्स. देन मैं सेकंड सेशन ऐसे करते करते मतलब रीडिंग, नोट्स, टू रिवीजन, ऐसे करते करते मैंने पूरा बुक कंप्लीट किया इन अबाउट 3 to 4 months. ठीक है. 3 to 4 months में नहीं है, पूरा बुक कंप्लीट कर दिया. और मतलब इट वाज लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नाउ आई नो द वोकैब, नाउ आई नो द वोकैब पार्ट, है ना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद क्या है ना कि जैसे वोकैब आ गया मुझे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नाउ आई हैव द प्रॉब्लम इन स्ट्रक्चरिंग. इसका क्या मतलब है कि वोकैब आ रहा है, अब मुझे वो एक साथ मतलब असेंबल करना नहीं है. हैव द टूल्स बट आई डोंट नो हाउ टू यूज इट. ठीक है. तो द सेकंड स्टेप वाज द नोवेल पाथ, है ना. द नोवेल पाथ. नोवेल पाथ क्या होता है? बेस्ट पाथ. ये जो था ना, ये मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था. मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन ये था कि आई स्टार्टेड रीडिंग
न्यूज़पेपर्स एंड नॉवेल्स। ठीक है, स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड नॉवेल्स। अब देखो, यहाँ पे आपको एक डाउट होगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द एसएससी सीजीएल थी, बट लिसन, मैं दोनों के लिए वो काम बता रहा हूँ आपको। एक बिगिनर जो कि मतलब बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं जानता, जो कि मैं था, और एक एडवांस पर्सन। जो एडवांस है मतलब जिसको ऑलरेडी इंग्लिश आती है, उसको ये सब मतलब लग रहा होगा क्या बकवास है। बट जो बिगिनर है उसको मतलब मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू गो थ्रू दिस। जितने भी एडवांस बच्चे हैं ना, जिन्हें जिन्हें इंग्लिश आती है, ठीक है, सीजल निकालने के लिए इंग्लिश नहीं, प्रॉपर इंग्लिश आती है, ठीक है, क्योंकि सीजल के बाद भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी। यू हैव टू ड्राफ्ट मेनी थिंग्स ड्यूरिंग योर जॉब, ठीक है। तो मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू हैव टू मतलब आपको हर समय मतलब वो बुरा लगेगा आपको, ठीक है। तो मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक। तो अब क्या है ना कि मैंने जब देखा कि आई डोंट नो हाउ टू स्ट्रक्चर थिंग्स, तो मैंने न्यूज़पेपर और नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया। एंड आई वाउच, I have this claim to fame that I have read a lot of novels during 2000, I think 16, 17, lot of। कैसे? न्यूज़पेपर तो चलो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ने लग रहा था, वो तो अलग चीज है, बट नॉवेल्स की ये बात है कि मैंने ना फिक्शन से चालू किया। फिक्शन नॉवेल्स मतलब पहले तो मैंने बहुत ही बेसिक जो चेतन भगत होता है, वो बच्चे जो पढ़ते हैं, वो पढ़ा, ठीक है। आई गॉट द हैंग ऑफ द नॉवेल्स कि कैसे चीजें लिखी जाती हैं, हाउ दे डिस्क्राइब द थिंग्स, ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब कुछ और मतलब अच्छे फिक्शंस उठाए, जैसे खालिद हुसैन की काइट रनर। मैं सजेस्ट करूंगा, ये बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़िए इसको। उसके बाद मैंने क्लासिक फिक्शन उठाने लग गया मैं, जैसे कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। डैन ब्राउन की एंजल्स एंड डीमन, मतलब ये थोड़ा वो है, क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव टाइप ऑफ नॉवल है, ठीक है, डिटेक्टिव बेस्ड। ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े, तो अप्रॉक्स फिक्शन के मैंने 10 से 20 नॉवेल्स, ठीक है। तो अभी मैंने ये बताया कि भाई फिक्शनल नॉवल मैंने 10 से 20 के आसपास 1-2 महीने में खत्म किया। 1-2 महीने में 10 से 20 नॉवेल खत्म करना बहुत बड़ी बात होती है फॉर मी, है ना, हु वाज अ बिगिनर। देन आई स्टार्टेड ऑफ विद नॉन फिक्शन नॉवेल्स, और जब नॉन फिक्शन नॉवेल पे आया मैं, तो काफी चीजें मुझे पता लगने लगी। जैसे कि मैंने आयन रैंड की द फाउंटेन हेड पढ़ी, बहुत अच्छी नॉवेल है, ठीक है, फाउंटेन हेड। उसके बाद मैंने जॉर्ज ऑरवेल की बुक्स उठाई, जैसे कि 1984, जो कि डिस्टोपिया पे बात करती है, ठीक है। उसके बाद मैंने एनिमल फार्म पढ़ा, ओके। तो ऐसे करते करते मैंने काफी नॉन फिक्शन नॉवेल्स पढ़े, और कंबाइन अगर किया जाए इन दोनों को इस ईयर में, मतलब 2016-17 में, तो आई एम नॉट ब्रैगिंग, आई हैव रेड अप्रॉक्स 70 to 80 novels in this 1 year only। और ये जो 70-80 novels हैं और दैट वर्ड पावर मेड इजी, ये दोनों जब कंबाइन हुए ना, तो आई वॉज एट अनदर लेवल, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप वो कैब और ये न्यूज़पेपर और नोवेल वाली चीज कर लो, जो कि बहुत टफ है, टफेस्ट पाथ है ये, ठीक है, और ये एक नोवेल पाथ भी है, तो आपको एडवांस बच्चा बनने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हाँ, चलिए अब अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब जो ये नेक्स्ट स्लाइड, ये दोनों के लिए, दोनों इन द सेंस बिगिनर के लिए भी है, एडवांस के लिए भी। क्योंकि बिगिनर अब क्या है ना कि एडवांस ये सारी चीजें करके ये लगभग एडवांस बन गया है, और एडवांस और बिगिनर दोनों के लिए ये नेक्स्ट स्लाइड है। और अब नेक्स्ट स्लाइड से हम एसएससी पर्सपेक्ट मतलब एसएससी के स्पेसिफिक चीजें बात करें। अभी तक तो मैंने मतलब वो बताया कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इन जनरल। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश एंड हाउ टू स्कोर गुड इन इंग्लिश इन योर एग्जाम्स, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने ना एक सिलेबस लिखा है। किस चीज की सिलेबस है ये एक बेसिक सिलेबस है जो हर एग्जाम में आता है। मतलब जैसे मान लो कि सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, ये बेसिक सिलेबस है जो हर एग्जाम में आता है। तो अगर हम इस सिलेबस को ध्यान से देखें, तो ये जो एरर स्पॉटिंग है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये किसका पार्ट है? ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये किसका पार्ट है? वो कैप का पार्ट है।
फाइन। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये जो क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल है, ये एक पार्ट है किसी चीज का, मतलब ये एक अलग ही मान के चलो आप स्ट्रक्चरिंग वाला चीज जो मैंने बताया कि नोवेल और न्यूज़पेपर पढ़ने से जो आता है वो चीज है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये भी ग्रामर का ही पार्ट है, बट आई हैव पुट इट डिफरेंटली, मतलब अलग से रखा है मैंने उसको, क्यों बाद में बताते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये मैंने एक ग्लिम्स मतलब आपको दे दिया सिलेबस का कि ये चीजें हैं और इसको कैसे कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। चलिए, ग्रामर। ग्रामर जो है ना बहुत ही ट्रिकी चीज है, और मतलब ये जो चीज है ये हर जगह यूज होती है। अब ग्रामर का ये मतलब एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि अगर आपको ग्रामर आता है ना तो आपको स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, सीजीएल में स्कोर करने के लिए भी काफी अच्छी चीज है ये, क्योंकि आपको एरर स्पॉटिंग की क्वेश्चन हुए, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हुए, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हुए, और मतलब जितने भी मतलब नरेशन के क्वेश्चन हुए, वॉइस के क्वेश्चन हुए, सब ग्रामर ओरिएंटेड। ठीक है, तो आपको वहां पे बेनिफिट मिल जाता है। अब इस ग्रामर को करना कहाँ से है और करना कैसे है, इस पे बात करते हैं। ग्रामर को करना है हमको इस नीतू मैम की बुक से, जिसका नाम है प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट से करना है ग्रामर अपने को। ये बुक मतलब मार्केट में मिल जाती है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें टॉपिक वाइज गिवन है, जैसे कि मान लो कि नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ईटीसी, ऐसे गिवन है। ठीक है, अब करना कैसे है। नाउन आप इस बुक से पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, इसी बुक में हाईलाइट कर लो, और नाउन के इस बुक के चैप्टर में मतलब जो नाउन चैप्टर है उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, और कहीं ना कहीं आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मिला जुला के आप नाउन के लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, मतलब थ्योरी पढ़ो, बुक में हाईलाइट करो और 100 क्वेश्चन करो। सिमिलरली इसके इसके एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर जितने भी आर्टिकल्स, टेंस जो है मतलब उसके सारे इसी तरह करते जाओ। थ्योरी हाईलाइट 100 क्वेश्चंस, थ्योरी हाईलाइट 100 क्वेश्चंस। ठीक है, ये करते जाओ। ठीक, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ग्रामर की हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि जब भी आपको ग्रामर पढ़ना होगा तो आप ना ये हाईलाइटेड पोर्शन को बस एक बार रिवाइज करते जाओ। ठीक है, हाईलाइटेड पोर्शन को आप रिवाइज करते जाओ। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे करना है ग्रामर। ओके, आई थिंक सो इट विल टेक अबाउट 1 to 2 months ओनली, ग्रामर आपका वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस बनाते जाओ, थ्योरी पढ़ो, हाईलाइट करो। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज वोकैब। वोकैब के लिए 3 सोर्सेज हैं, ब्लैक बुक, प्लिंथ टू पैरामाउंट एंड वर्ड प्रॉबिलिटीज। ये चीज आपने पहले कर रखा है या आप पैरेलली करते रहो। ठीक है, ये जनरली मतलब इंग्लिश सुधारने के लिए अच्छी बुक है। ठीक है, बट एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स कौन से हैं, ब्लैक बुक और अब इन दोनों बुक से करना कैसे है वो मैं बताता हूँ। इसलिए अब एक बात बताओ, वोकैब जो चीज है उसमें आता क्या है, उसमें आता है आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, और लास्ट थिंग स्पेलिंग एरर्स। नो इश्यूज। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो स्पेलिंग एरर वाला पार्ट है इसको छोड़ देना चाहिए अभी के लिए। आपको इसको कब करना है, एग्जाम के लगभग 1-2 हफ्ते पहले। इसको बस एक थोरो रीडिंग लगा लो, इसको जो एरर स्पेलिंग एरर्स वाली चीज है ना, इसको थोरो रीडिंग लगा लो, ताकि उस टाइम पे आपको सबकॉन्शियस मेमोरी में आपका चला जाए कि हाँ यार कि ऐसे ऐसे स्पेलिंग एरर्स हैं, इसकी स्पेलिंग ये होती है, इसकी स्पेलिंग ये होती है, ये आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में चला। बचा क्या, अब ये 4 चीजें बची। तो अब क्या करो कि प्लिंथ टू पैरामाउंट उठाओ और ब्लैक बुक उठाओ, हर दिन इसके 25 क्वेश्चन करो, इसके 25, इसके 25, इसके 25, सिमिलरली इसके 25, इसके 25, इसके 25, कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 100 हो रहे हैं ना आदमी। तो मतलब 100 क्वेश्चन प्लिंथ टू पैरामाउंट से करो और 100 इससे करो, फिर पी टू पी में चले जाओ, फिर बीवी में चले जाओ, ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका दोनों बुक कंप्लीट हो जाएगा।
आई वुड से इट विल टेक अबाउट 3 to 4 months। ठीक है, पैरेलली आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके सब कुछ चल रहा है, आपको इंग्लिश ऐसे पैरेलली चलाते हैं। ठीक है, 3 to 4 months लगेंगे, आपकी दोनों बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब सेकंड रिवीजन की बात आती है। सेकंड रिवीजन में क्या करना है कि आप फिर से पीटीपी उठाओ। अब ये 25 क्वेश्चन सिनोनिम के उठाओ। इन 25 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन आपको आते होंगे, बट 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आते होंगे आपको। तब इन 5 से 10 क्वेश्चन का क्या करना है, इन 5 से 10 क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी हाईलाइट होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, हर जगह होंगे। दोनों बुक्स एकदम हाईलाइट हो जाएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। ये तो सेकंड रिवीजन की बात हुई। और जब आप थर्ड रिवीजन करो तो सिर्फ और सिर्फ ये हाईलाइटेड चीजें पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ ये हाईलाइटेड चीजें पढ़ो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अभी तक हमने ग्रामर सीख लिया कि ग्रामर कैसे करना है, और वोकैब सीख लिया कि वोकैब कैसे करना है। 2 पार्ट हो गए। अभी हम चलते हैं थर्ड चीज, दैट इज वॉइस एंड नरेशन। वॉइस और नरेशन ना सबसे इजी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। जैसा है, मैंने काफी अपने कलीग से बात की, मैंने अपने जूनियर से बात की, मैंने अपने सीनियर से बात की, और ये मतलब मैं कंक्लूजन पे आया कि उनके लगभग 1 या 0 क्वेश्चंस गलत होते थे वॉइस और नरेशन। तो वॉइस और नरेशन कुछ नहीं है, इसको आप ग्रामर की तरह ही ट्रीट करो। वॉइस के कुछ रूल्स होते हैं, नरेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। इन सारे रूल्स की एक नोट्स बना, ठीक है, और इसी नोट को बार बार रिवाइज करो। ठीक है, पहला चीज नोट्स बनाओ, दूसरी चीज रिवीजन करो, तीसरी चीज वॉइस के कुछ 500 क्वेश्चंस कर लो, और नरेशन के भी 500 क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, 500 वॉइस के, 500 नरेशन के। ठीक, और ये आपको 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करना है। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ करना ही होगा, आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। ठीक, 3 चीजें हो गई, ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, वॉइस एंड नरेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है आरसी पैसेजेस, क्लोज टेक्स्ट एंड पैराजंबल्स। अब देखो भाई, आरसी की पहले बात करते हैं। ठीक, आरसी की बात अगर करें तो आरसी जब आप पढ़ते हो और उसके बाद उसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला डायरेक्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल कि आरसी के पैसेज में गिवन है कि इंडिया का जीडीपी इज 7%, है ना, और ये जो जीडीपी है ये मतलब लास्ट डिकेड में काफी बढ़ गया है, इसकी वजह से इंडिया में डेवलपमेंट बढ़ रही है। ठीक है, ये एक बेसिक पैसेज मान के चलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज जीडीपी ऑफ इंडिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी होता है, ये सबके सही होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है कि वेदर जीडीपी इज गुड फॉर इंडिया। ठीक है, तो उसमें लिखा रहेगा यस एज इट लीड्स टू डेवलपमेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इनडायरेक्ट होते हैं, जो कि आपको इन्फर करना पड़ता है पैसेज पढ़ने के बाद। थर्ड, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। मान के चलो कि मान लो कि गिवन है कि पैसेज में एक वर्ड आ रहा है एग्जाम्पलरी। ठीक है, एग्जाम्पलरी पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग और सिनोनिम ऑफ एग्जाम्पलरी व्हिच इज गिवन इन द पैसेज। तो ये वोकैब बेस्ड, ये वोकैब से क्लियर होगा। और चौथा आता है टोन ऑफ द पैसेज और टाइप ऑफ द पैसेज। ये जो है ना, ये बच्चों के काफी गलत होते हैं। तो इसको सही कैसे करना है, ये सही होगा आपके प्रैक्टिस, ठीक, और आपके कॉन्फिडेंस से। मैं कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होता ये है कि बच्चों को ये लगता है कि ये यार तो मेरा गलत ही होना है, मान के रखते हैं वो कि भाई ये तो गलत होना ही है, बट इट इज नॉट ट्रू। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलता है कि व्हाट टाइप ऑफ पैसेज इज दिस अ क्रिटिकल पैसेज। क्रिटिकल क्या होता है, अगर आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग आते हैं ना, ज्यादा वर्ड्स नहीं है, 15-20 हैं इस टाइप के जो टोन और टाइप होता है। क्रिटिकल, क्रिटिकल क्या है, अगर किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है उस पैसेज, दैट इज क्रिटिकल पैसेज। व्हाट इज कॉन्ट्रास्टिंग पैसेज, अगर किसी चीज को कंपेयर कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग पैसेज।
तो सिमिलर है, ऐसे वर्ड्स के मीनिंग को पकड़ो और उस पैसेज की जिस्ट को पकड़ो और फिर उन दोनों को कंबाइन करके देखो कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, और आप कॉन्फिडेंट रहो अपने आंसर, तो जाकर के ये दोनों टाइप की चीजें सही। ठीक है, तो ये आरसी आपका हो गया। उसके बाद सेकंड चीज है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट तो कुछ नहीं है, इट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर थिंग, वोकैब थिंग एंड द ग्रामर। अगर आपको ग्रामर आता है और वोकैब अच्छा है आपका, ठीक ठाक है, तो आपके क्लोज टेस्ट सही होंगे। ओके, पैराजम्बल। अब देखो पैराजम्बल की ना एक खास बात है कि पैराजम्बल ना सबसे सबके सही होने चाहिए, बट इसमें चाहिए पेशेंस। इट इज द गेम ऑफ पेशेंस, पैराजम्बल इज गेम ऑफ पेशेंस। क्यों? क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं और इसमें बताना होता है कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा, और लोगों में ना पेशेंस ही नहीं होता है पूरा पढ़ के मतलब उसको करने का। वो इसी में फंस जाते कि यार पहला स्टेटमेंट कौन है, आखिरी स्टेटमेंट कौन है, बट इफ बीच में आएगा, यार सारे सेंटेंस पढ़ो, उसके मीनिंग्स को समझो, उसके बाद उसको अरेंज करो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप फटाफट कर लो ना, जल्दी जल्दी कर लो, पैराजम्बल के लिए समय बचा के रखो। ओके, इसको काफी पेशेंटली कवर करो पैराजम्बल को एग्जाम में। मूविंग ऑन, तो पैराजम्बल यहाँ से हो जाएगा। चलिए, तो अब ये चीजें खत्म हो गई। हाँ, मॉक मॉक से पहले एक बता देता हूँ, एक जिस्ट बता देता हूँ क्या क्या मैंने बताया कि ग्रामर, ग्रामर कहाँ से करना है, P2P से करना है। ठीक है, P2P से कैसे करना है, मान लो कि एक नाउन चैप्टर है, इसका थ्योरी पढ़ो, फिर इसके हाइलाइट्स करो, फिर इसके 100 क्वेश्चंस करो। सिमिलरली बाकी भी ग्रामर यहाँ से हो गया। उसके बाद आता है वोकैब। वोकैब बताया मैंने P2P एंड BB, ब्लैक बुक से करना है। हर दिन 100 क्वेश्चंस करने हैं। इसके 3 रिवीजन करने हैं, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन में हाईलाइट होगा, थर्ड रिवीजन ओनली हाईलाइट करना है। वो क्या हो गया। थर्ड चीज है वॉइस एंड नरेशन। इसके लिए रूल्स के नोट्स बनाओ, वॉइस के 500 क्वेश्चन करो और नरेशन के 500 क्वेश्चन करो। ठीक है, वॉइस एंड नरेशन हो गया। उसके बाद आता है आपका आरसी, क्लोज टेस्ट एंड दिस पैराजम्बल। ये जो चीज है ये प्रैक्टिस है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, यही 4 चीज थे। ठीक है, बुक्स भी बता दिए, बुक्स भी मैंने काफी मतलब वो बताया है कि लिमिटेड है, मतलब 3 अप्रोक्स P2P, ब्लैक बुक, आई थिंक बस यही 2 हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, बाकी वर्ड पावर मेड इजी इज ऑप्शनल। अगर आपको इन जनरल इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आप वर्ड पावर मेड इजी पे जाए। ठीक है, अब देखिए मॉक्स। मॉक्स बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है आपके इंग्लिश के स्कोर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मॉक्स कहाँ से करने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उठा लो आप, वहां से मॉक्स लगाने चालू करो। मॉक्स कितने करने हैं वो मैं बताता हूँ आपको, मतलब इतना तो करना पड़ेगा ही, ये बेयर मिनिमम है। ठीक है, क्या करना है कि देखो प्रीलिम्स के मॉक्स में कितने क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप फुल टेस्ट दो, इधर फुल टेस्ट और सेक्शनल। ठीक है, इधर फुल टेस्ट और सेक्शनल, जिसकी में 25-25 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, तो ऐसे 100 मार्क्स देने। ठीक है, इट साउंड्स वेरी ह्यूज बट यू हैव टू गेट दिस। तो यहाँ से 2500 क्वेश्चन हो गए, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, ग्रामर, वोकैब, वॉइस नरेशन, आरसी वारसी के मिला जुला के 2500। अब मेंस में 45 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लगभग 50 मार्क्स तो बीट फुल टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट। तो 45 गुने 50 कितना होता है, 25 2 2 2 5 6। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के करने होंगे बिफोर सिटिंग इन दी मेंस एग्जाम। मतलब आपको 5,000 क्वेश्चन करने ही होंगे बिफोर सिटिंग इन दी मेंस एग्जाम, तब जाके आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 1 या 2 गलत होगा। ठीक है, चलिए मॉक्स यहाँ पे खत्म होता है एंड वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया मेरे पुराने वाले वीडियो पे, उस पर लगभग अभी 6K to 7K व्यूज़ आ रहे हैं।
तो इट इज़ अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर अ वेरी न्यू चैनल एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोस। और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा, है ना। मैं आपको गाइड करता रहूँगा। PYQ सीरीज भी आती रहेगी। काफ़ी लोगों का कंसर्न था कि कहीं यार PYQ मैथ सीरीज ना बंद कर दें स्ट्रैटेजी वीडियोस के चक्कर में। नहीं, PYQ सीरीज भी आती रहेगी। जैसा कि मैंने मतलब पहले ये आपको प्रॉमिस किया है कि कैलकुलेशन वीडियो ये भी आएगा, जीके का वीडियो ये भी आएगा, और आपके लिए काफ़ी सरप्राइजेज हैं। मतलब थ्योरी पार्ट्स भी मैं डालने वाला हूँ, जो कि मतलब काफ़ी यूनिक तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। एक चीज़ जाने से पहले कि मैं एक टेलीग्राम चैनल चालू करूंगा जिसका नाम मेरे यूट्यूब चैनल पे ही होगा, दैट इज लेट इट बी एक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब आई थिंक सो कि मेरे से इंटरेक्शन मतलब करने की मतलब काफी लोगों का वो हो रहा है कि भाई इंटरेक्ट कैसे करें, क्वेश्चंस डायरेक्टली कैसे पूछें। तो इस टेलीग्राम चैनल पे मैं एक विंडो टाइम होगा आपका 1 आवर का, 1 घंटे तक मैं इसको खोलूंगा। आपके डाउट्स मैं लूंगा, वहां से देखूंगा कि क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, और मैं उस डाउट्स को डील करूंगा। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।